नमस्कार। रात के 8 बज गए। आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज से एक बार फिर से चुनाव के समय रुका हुआ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात की शुरुआत हुई और आज 111वें अंक में प्रधानमंत्री ने तमाम समसामयिक विषयों पर देश और दुनिया के लोगों के साथ अपनी बात साझा की है। क्या कुछ बड़ी बातें, महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने मन की बात में की, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा बात होगी कल से देश में कानून व्यवस्था के लिहाज से एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। नए 3 कानून कल से लागू हो जाएंगे, जिसमें भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और साथ ही साथ भारतीय साक्ष्य संहिता है। किस प्रकार से कानूनों के नई व्यवस्था से आम लोगों की जिंदगी में परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा, इस खबर को भी हम दिखाएंगे विस्तार से। इसके अलावा बताएंगे कि देश के लगभग सभी राज्यों तक मानसून के पहुंचने के बाद में कैसी स्थिति हो गई है। कई राज्यों में कम समय में ज्यादा बारिश परेशानी का सबब बनी है। मौसम के मिजाज को लेकर क्या है देश भर का हाल, दिखाएंगे खबर विस्तार से। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस ने संविधान की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया, लगाई थी इमरजेंसी। प्रधानमंत्री ने कहा आपातकाल के दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जेल में बिताए थे 17 महीने। एम वेंकैया नायडू के जीवन काल के 75 साल पर 3 किताबों का किया विमोचन। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संभाला 30वें सेनाध्यक्ष का पदभार। 1984 में जम्मू और कश्मीर राइफल्स की रेजिमेंट में हुए थे कमीशन। मन की बात में प्रधानमंत्री का आह्वान, वोकल फॉर लोकल के लिए माई प्रोडक्ट माई प्राइड से जुड़े। केरल की कारथुम्बी छाते की वैश्विक पहचान और जम्मू कश्मीर के पुलवामा से लंदन निर्यात होने वाली स्नो पीस पर भी जताई खुशी। पेरिस ओलंपिक को लेकर प्रधानमंत्री ने #चीयर फॉर भारत कैंपेन किया शुरू, जताई उम्मीद टोक्यो से बेहतर प्रदर्शन करेंगे भारतीय एथलीट्स। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में महिला के साथ हिंसा का वीडियो आया सामने। माकपा सहित भाजपा नेताओं ने कहा राज्य में नहीं बचा है कानून व्यवस्था का नामो निशान। सोमवार से देश में लागू हो जाएगी नई कानून व्यवस्था। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य संहिता होगी प्रभावी। लोगों को समय सीमा के तहत न्याय होगा सुनिश्चित। विराट कोहली, रोहित शर्मा के बाद रविंद्र जडेजा ने भी टी20 से लिया संन्यास। टी20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम को बधाई देने का सिलसिला जारी। बीसीसीआई ने की 125 करोड़ रुपए देने की घोषणा। 3 जुलाई तक टीम पहुंचेगी स्वदेश। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 75वें जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आज 3 पुस्तकों का विमोचन किया, जिसमें पहली पुस्तक वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, दूसरी पुस्तक भारत का जश्न, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री एम वेंकैया नायडू का मिशन और संदेश, और तीसरी पुस्तक रही तेलुगु भाषा में लिखित सचित्र जीवनी, जिसका शीर्षक है महानेता। एम वेंकैया नायडू का जीवन और उनकी जीवन यात्रा। प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाए जाने से संबंधित विधेयक के राज्यसभा से पारित होने के समय सदन के सुचारू संचालन के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति की भूमिका की सराहना की। वहीं उन्होंने इस दौरान आपातकाल के उस कालखंड का भी जिक्र किया जब देश में संविधान और उसके द्वारा दिए गए अधिकारों का तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने रौंद डाला था। प्रधानमंत्री ने वेंकैया नायडू को आपातकाल की आग में तपा हुआ एक साथी बताया है। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने संविधान की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाकर के जो इमरजेंसी लगाई थी उसको 50 वर्ष हुए हैं। वेंकैया जी
हमारे उन साथियों में थे जो इमरजेंसी के खिलाफ जी जान से लड़े और उस समय वेंकैया जी करीब करीब 17 महीने जेल में रहे थे। इसलिए मैं उन्हें इमरजेंसी की आग में तपा हुआ अपना एक पक्का साथी मानता हूं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि देश में आपातकाल लागू होने के 50 साल बाद भी कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी है। क्यों इमरजेंसी का पाप ढोती है? 50 साल हो गए ना, माफी मांगे क्या? सारे नेता जेल में बंद किए गए, जेपी, अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, पत्रकार कुलदीप नैयर, इंडियन एक्सप्रेस की छपाई को बंद कर दिया गया, प्रेस पर ताला लगाया गया, जजेस को सुपरसीड किया गया। एक बहुत सम्मानीय HR खन्ना को चीफ जस्टिस इसलिए नहीं बनाया गया कि उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी में भी नागरिक अधिकार नहीं रोके जाएंगे। और ये सब किस लिए? इंदिरा गांधी कुर्सी बचाने के लिए, जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेटिसाइड किया था उनके चुनाव को। ये सच्चाई है कि नहीं? कितने संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए, नसबंदी की गई जबरन। ये सच्चाई है ना? तो देश को ये मालूम होना चाहिए। और ये लोग वही हैं जो संविधान लेके चलते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, और जब संविधान के ऊपर इतना हमला हुआ तो चुप रहते हैं। क्यों खामोश हैं? बढ़ते अगली खबर की ओर। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर व्यापक ऑपरेशनल अनुभव रखने वाले जनरल द्विवेदी इससे पहले सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सशस्त्र बलों में 40 वर्षों की सेवा की है और सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश के पूर्व छात्र रहे हैं। उन्हें 1984 में जम्मू कश्मीर राइफल्स की रेजिमेंट में कमीशन मिला था। जनरल द्विवेदी अपने साथ अनुभव का खजाना और अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए प्रभावी योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रखते हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा कैनवास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। और ब्रेक के बाद करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। मन की बात 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए जन भागीदारी और सकारात्मकता को बढ़ाने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रेरित करने वाले विचारों को एक बार फिर से आज साझा किया मन की बात के कार्यक्रम के द्वारा। उन्होंने एक बार फिर से वोकल फॉर लोकल का मंत्र दोहराया, जिसका मकसद स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है और वैश्विक स्तर तक उनकी पहचान सुनिश्चित करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए कहा कि जब देश के उत्पाद दुनिया भर में अपनी पहचान बनाते हैं तो मन गर्व से भर जाता है। प्रधानमंत्री ने केरल के आदिवासी समुदाय द्वारा बनाए जा रहे कारथुम्बी छातों की तारीफ करते हुए कहा कि ये रंग बिरंगे छाते बहुत शानदार हैं। मन की बात में आज मैं आपको एक खास तरह के छातों के बारे में बताना चाहता हूं। इन छातों को वट्टालक्की सहकारी कृषि सोसाइटी की देखरेख में बनाया जाता है। इस सोसाइटी का नेतृत्व हमारी नारी शक्ति के पास है। महिलाओं के नेतृत्व में अट्टापड़ी के आदिवासी समुदाय ने एंटरप्रेन्योरशिप की अद्भुत मिसाल पेश की है। आज कारथुम्बी छाते केरला के एक छोटे से गांव से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों तक का सफर पूरा कर रहे हैं। लोकल के लिए वोकल होने का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या होगा। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में पैदा की जाने वाली अराकू कॉफी का जिक्र करते हुए उसके स्वाद के जादू की तारीफ की। अराकू कॉफी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बड़ी मात्रा में पैदा होती है। ये अपने रिच फ्लेवर और अरोमा के लिए जानी जाती है। अराकू कॉफी की खेती से करीब 1.5 लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं। इससे इन किसानों की कमाई भी बहुत बढ़ गई है। कमाई के साथ साथ उन्हें सम्मान का जीवन भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के पुलवामा से स्नो पीज की पहली खेप को लंदन भेजने का भी जिक्र किया। उन्होंने स्थानीय किसान चकूरा गांव के अब्दुल रशीद मीर की तारीफ करते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की समृद्धि के नए द्वार खुले हैं। कुछ लोगों को ये आइडिया सूझा कि कश्मीर में उगने वाली एक्सोटिक वेजिटेबल्स को क्यों न दुनिया के नक्शे पर लाया जाए। बस फिर क्या था, चकूरा गांव के अब्दुल राशिद मीर जी इसके लिए सबसे पहले आगे आए। उन्होंने गांव के अन्य किसानों की जमीन को एक साथ मिलाकर स्नो पीज उगाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते स्नो पीज कश्मीर से लंदन तक पहुंचने लगी। आत्मनिर्भरता और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने में लगी है। इसका लक्ष्य इनसे जुड़े लोगों की आमदनी को बढ़ाना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मन की बात के इस सशक्त संवाद की एक तरीके से फिर से शुरुआत हुई है। चुनाव के बाद से इसी पे करेंगे हम चर्चा। इससे जुड़ा है महाराज का विशेष भी, तीसरा कार्यकाल पहली मन की बात, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 तीसरा कार्यकाल है और उस तीसरे कार्यकाल का आज पहली मन की बात कार्यक्रम था। इस विषय पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिन विषयों को प्रधानमंत्री ने आज उठाया उनका हम जिक्र सिलसिलेवार तरीके से करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए, रेडियो के माध्यम से जनता से अपनी बात रखना, संवाद करना और किस तरीके से 111वां अंक उसका प्रसारण होना, इस पूरी यात्रा को, इस सशक्त माध्यम को आप कैसे देखते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे से आपने जिक्र किया है और दोनों बातें महत्वपूर्ण। एक तो आपको याद हो जब मन की बात शुरू हुआ, रेडियो पर शुरू हुआ, तो बहुत सारे लोगों को आशंकाएं भी थी, क्योंकि रेडियो हमारे जो पूरा मीडियम था उसमें थोड़ा सा पीछे हो गया था दूरदर्शन और टेलीविजन ने और डिजिटल मीडियम ने। लेकिन एक तो उसको ही सशक्त बना दिया गया फिर से। प्रधानमंत्री उस पर मन की बात कर रहे हों तो जिन लोगों के रेडियो थोड़ा सा धूल में पड़ गए थे उन लोगों ने भी उसको निकाला। और उसका मतलब ये नहीं कि केवल लोग प्रधानमंत्री के मन की बात ही सुन रहे। जब वो बाहर निकल कर आ गया तो उस माध्यम का यूज लोगों ने दूसरे तरीके से दूसरे कार्यक्रमों के लिए भी किया। पहली बात तो वो एक बड़ा काम हुआ था। प्रधानमंत्री ने किसी मीडियम को दोबारा से ताकत दी। उसको मैं तो कहूँगा कि पुनरुद्धार एक तरह से हुआ। हालांकि आकाशवाणी चल रहा था, लेकिन उसको एक बड़ी ताकत मिली क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम उसमें जुड़ गया। फिर दूसरी बात कि भले ही बात मन की हो, उसका टाइटल मन की बात है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं।
वो देश के मन की बात है। जी। उसमें लगातार प्रधानमंत्री ने जो 111 एपिसोड हो गए, लगातार 3 सरकारें, और उसमें भी संसदीय परंपराओं का ध्यान रखा प्रधानमंत्री ने। जब चुनाव हो रहे हैं तो उन्होंने उसको रोक दिया है, चुनाव के दौरान उसको नहीं किया, तब भी वो प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे उस माध्यम का। और उसके बाद उसके माध्यम से उन्होंने देश के मन की बात को पढ़ा है, गढ़ा है, और उन सब लोगों को दूसरे दूर दूर के कोनों में, पर हम सब लोग मीडिया से हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं, लेकिन जिन कोनों में हम नहीं पहुंचे, मुझे 40 साल करीब करीब हो गए पत्रकारिता में, उन सब कोनों तक प्रधानमंत्री पहुंच गए, उन लोगों तक पहुंच गए, उन लोगों सब तक पहुंच गए, उन लोग की जो संरचनाएं हो रही थी, आज वो स्नो पीस पर बात कर रहे हैं, कौन कौन से हस्तकलाएं, हस्तशिल्प, बहादुरी, खेल, सब पर उन्होंने बात की है। तो ये सब उसकी सफलता की यात्रा है। बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं सर, एक तरीके से जी रेडियो को या रेडियो जैसे माध्यम को पुनर्जीवित करने का एक सोच के साथ 2014 में यात्रा शुरू हुई, 111वां अंक उसका। विषयवार अगर तरीके से बात करें तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हुआ, उसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं और सभी 65 करोड़ लोगों जो जिन्होंने वोट किया उनको धन्यवाद देते हैं। तो दूसरी ओर एक पेड़ माँ के नाम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिखाई पड़ता है, लोकतंत्र की चिंता, पर्यावरण भी दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि ये भी अपने आप में संवाद की एक बेहतर कला है? ये भी वही मैं कह रहा हूँ कि संवाद की कला में तो प्रधानमंत्री माहिर माने ही जाते हैं, लेकिन संवाद की कला केवल लफाजी नहीं है ना, संवाद की कला में गुणवत्ता है, वो हर चीज को जोड़ रहे हैं। लोकतंत्र, देखिए तमाम बातें की आपने सुनी, हम सब लोगों ने सुनी, ईवीएम को लेकर भी बहुत चर्चा हुई। अब वो ईवीएम की चर्चा खत्म हो गई क्योंकि आप 234 सीटों पर ईवीएम के भरोसे ही आए हैं, पहली बात। और फिर लोकतंत्र में बहुत कम हिंसा वाला, मोटे तौर पर बिना हिंसा वाला एक चुनाव हुआ जिसमें 64 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, 543 हमारे नए एमपीज आए, बहुत सारे लोग नए चेहरे आए, बहुत सारे लोग फिर से आए। वो एक बड़ी ताकत है जो दुनिया भर में आज कहीं नहीं दिखाई देती। इसलिए सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र की बात प्रधानमंत्री करते हैं। और जब हम आज क्लाइमेट के जो चेंजेज हो रहे हैं उस पर जब चर्चा कर रहे हैं, तो पर्यावरण की चर्चा करना और उसको पेड़ उगाने को माँ के साथ जोड़ना, माँ जो है हमारे यहाँ हिंदुस्तान की संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए आप देखिए कि हम गंगा माँ हैं हमारे पास, और तमाम तरह की भारत माता की बात करते हैं, जो भी चीज हमारे लिए सबसे सम्मान की होती है उसे माँ के साथ जोड़ते हैं। और जब आपने पेड़ उगाने को माँ के साथ जोड़ दिया है तो बहुत सारे लोग निकल कर आएंगे। आपको याद हो कि प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की थी, जब बेटियों के नाम पर और पत्नियों के नाम पर घरों के नाम रखने की बात हुई, उसने भी एक बड़ा बदलाव किया था जी। अब पेड़ उगाने का कार्यक्रम, आप कह सकते पेड़ उगाने का कार्यक्रम तो 50 साल से चल रहा है, लेकिन क्या वो चल गया? क्योंकि उसका एक कनेक्ट नहीं मिला था। लेकिन जब आप पेड़ उगाते हैं, पेड़ उगाना एक घटना हो सकती है, लेकिन जब आप माँ के नाम पर पेड़ उगाते हैं ना, तो उस पेड़ को बचा कर रखते हैं, भावनात्मकता के साथ संवेदनशीलता, जी भावनात्मकता के साथ में, जी संवेदनशीलता के साथ में उसको कैसे कनेक्ट करना है ये भी दिखाई पड़ता है। विजय जी, एक और चीज, क्योंकि योग को लेकर भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और कैसे कहा कि योग की एक जो शुरुआत हुई थी वो एक अनवरत यात्रा के तरीके से आगे बढ़ रही है और हर योग दिवस पर नए प्रकार के प्रतिमान भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जब बात प्रधानमंत्री कहते हैं तो लगातार इसका विस्तार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। परंतु मैं जब ये 2014 में योग दिवस शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री जी के साथ यात्रा में था वहाँ यूनाइटेड नेशंस में, और जब ये प्रस्ताव रखा गया था तो बहुत सारे हमारे मित्र उस यात्रा में साथ में थे। तो बहुत सारे लोग आशंकित थे कि ऐसे तो सरकारें करती रहती हैं, कोई बात, कोई प्रपोजल रखती रहती है। पहला तो यही आशंका थी कि कौन योग दिवस यूनाइटेड नेशंस में मानेगा हिंदुस्तान के इस योग दिवस को। फिर जब वो मान लिया गया तो उन्होंने कहा कि इससे भी क्या होगा, ये एक सरकारी वो कार्यक्रम आयोजन बन के रह जाएगा और 1-2 साल चलेगा, फिर नहीं होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से उस योग ने पूरा, योग जो है आज की तारीख में हिंदुस्तान का एम्बेसडर हो गया है जी। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया भर में योग को चल रहा है, और वो धर्म, भाषा, सब चीजों को पार करके देश की सीमाओं को भी पार कर गया है। तो वो जो एक कनेक्ट दिया प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की, जो खास बात होती है कि वो किसी चीज को शुरू करते हैं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं जी। और वो सरकारी कार्यक्रम नहीं होते कि बस आज एक फाइल की, अब इसको आगे खिसकाइए। बिल्कुल। और योग क्या है, फॉलोअप नहीं है। हम मीडिया में फॉलोअप पर बात करते हैं, मीडिया में तो आजकल फॉलोअप होता नहीं, सॉरी टू से जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो काम को शुरू करते हैं ना,
वो दूसरे लोगों के लिए परेशानी का भी सबब होता है, वो उसका फॉलो अप करते हैं और उसका नतीजा उन्हीं के शब्दों में कहें विजय सर, योग। विजय जी उन्हीं के शब्दों में कहें तो संकल्प अगर लेते तो सिद्धि तक पहुंचाने की बात करते हैं। हाँ, विजय बिल्कुल विजय जी सिद्धि आप तक हमारे साथ बने रहिए। मन की बात पे एक और स्टोरी दिखाते हैं, कुछ और बात रखते हैं, उसके बाद हम आपसे ये चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि बात वोकल फॉर लोकल की हो या फिर खेल के मैदान की, देश का मान बढ़ाने वाली खिलाड़ियों की, पीएम मोदी ने आज मन की बात में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की है। प्रधानमंत्री ने हमेशा आगे बढ़कर सहयोग दिया है। अब अगले महीने से पेरिस ओलंपिक शुरू हो रहे हैं और भारत टोक्यो ओलंपिक के रिकॉर्ड से बेहतर प्रदर्शन लेकर आशान्वित है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए विशेष कैंपेन की आज शुरुआत भी की। इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद चर्चा ये जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय एथलीटों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के यादगार पल को याद करते हुए कहा कि टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। पेरिस ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने जा रहा है। मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके मन में टोक्यो ओलंपिक की यादें अब भी ताजा हैं। टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। टोक्यो ओलंपिक के बाद से ही हमारे एथलीट्स पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए थे। सभी खिलाड़ियों को मिला दें तो इन सब ने करीब 900 इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये काफी बड़ी संख्या है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि इस बार ओलंपिक में भारतीय दल बेहतरीन प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार ओलंपिक में कई चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी और खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा। पीएम ने देशवासियों से भारतीय टीम का उत्साहवर्धन करने की अपील की। इस मौके पर #cheer4Bharat कैंपेन की शुरुआत भी की। अब पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इन खेलों में मेडल्स भी जीतेंगे और देशवासियों का दिल भी जीतेंगे। और हां, इस बार हमारा #cheer4Bharat है। इस हैशटैग के जरिए हमें अपने खिलाड़ियों को चीयर करना है, उनका उत्साह बढ़ाते रहना है। तो मोमेंटम को बनाए रखिए। आपका ये मोमेंटम भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा। 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक का समापन 11 अगस्त को होगा। पिछली बार भारत ने ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीतने में सफलता पाई थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार भारतीय दल अपने प्रदर्शन में सुधार करने में सफल रहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बात करते प्रधानमंत्री मन की बात में नजर आए वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय जी, अगर आप इस तरह से देखा जाए, सिर्फ ओलंपिक के लिहाज से ही नहीं, बल्कि हमने कल वर्ल्ड कप में जैसे भारतीय विश्व विजेता बना, उसके बाद प्रधानमंत्री का खिलाड़ियों से बात करना, या कुछ समय पहले वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड कप में हम विजय नहीं हासिल कर पाए, उस समय भी उनके साथ खड़े रहना, संबल देना, मनोबल बढ़ाना, ये हमने लगातार देखा। आपको लगता है कि जब देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार से खड़ा होता है तो एक अलग ही प्रकार का मनोबल बढ़ाने का संदेश निकल के आता है? वही बात आज भी दिखाई पड़ रही है। नरेंद्र, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे मैचेस होते हैं, बहुत सारे क्रिकेट की भी चर्चा करें तो हमारे बहुत सारे बड़े राजनेता जो हैं वो उन मैचेज में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार जा रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे ही मैच बढ़ते हुए आप देखते हैं और लगता है कि आपकी टीम हार रही है, यानी इंडिया हार रहा है, भारत की टीम हार रही है, तो वो नेता चुपचाप वहां से मैच से निकल जाते। माफ कीजिए, यदि जीत रहे होंगे तो फिर ट्रॉफी के लिए खड़े रहेंगे शो के मैच के खत्म होने तक। लेकिन यदि लग रहा है कि अब टीम हमारी हार जाएगी तो वो चुपचाप निकल जाते हैं, वो उस संबल के लिए नहीं खड़े होते। प्रधानमंत्री जी की भूमिका को मैं इस दृष्टि से महत्वपूर्ण देखता हूँ। जीत पर तो सब लोग साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब वो हार भी जा रहे हैं, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया का जो साथ हमारे जो हार हुई उसका जिक्र किया, तो प्रधानमंत्री वहां खड़े दिखाई दे रहे हैं। ओलंपिक के, कॉमनवेल्थ के जो गेम्स होते हैं उसमें जो हमारे विनर्स आते हैं, जो हार भी रहे हैं, जो जीत भी रहे हैं, उन सबके साथ प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। जो हार रहे हैं उनको संबल दे रहे हैं।
आपको वो याद होगी घटना, मतलब खिलाड़ियों के अलावा इतर है कि जो हमारा इसरो का जो अभियान था चंद्रयान का, वो फेल हो गया था। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो शायद दूसरे तरीके से बिहेव करता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्या करता, लेकिन प्रधानमंत्री उस टीम के साथ, इसरो टीम के साथ खड़े दिखाई दिए सार्वजनिक तौर पर। तो वो उसे संबल देता है, ताकत देता है, उत्साह देता है, और वो कहता है कि इस लड़ाई को और ज्यादा ताकत से लड़ने की जरूरत है। ये हैशटैग भी जो है ना, चीयर फॉर भारत, चीयर फॉर भारत का मतलब सिर्फ उत्साह नहीं है, हिंदुस्तान पूरा का पूरा एक तो जुड़ेगा उसके साथ, और वो खिलाड़ियों को उत्साह भी देता है और जिम्मेदारियां भी बढ़ाता है, उनके लिए चैलेंज भी बढ़ाता है कि ये पूरा मुल्क जो है, पूरा देश जो है, पूरा भारत जो है उनके साथ खड़ा हुआ है, तो अब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो जिसका आपने जिक्र किया कि पेरिस ओलंपिक में हम टोक्यो ओलंपिक से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, इसकी संभावना बहुत लगती है। और प्रधानमंत्री खेलों को लेकर लगातार उनकी जो ताकत है बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको मदद की जो कोशिश है वो, उनको इनाम की और जो स्पोर्ट्स के लिए जो भी चाहिए उसकी मदद वो कर रहे हैं। बस मुझे लगता है, एक मन में मुझे लगता है कि यदि खेल संघों को लेकर भी प्रधानमंत्री जी कुछ एक बड़ा निर्णय करेंगे कि हमें किस तरह के खेल संघ चाहिए, क्या राजनेताओं की जरूरत है, नहीं है, कैसा चाहिए, तो मुझे लगता है शायद उससे भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है, और ये काम प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात कही है कि खेल संस्कृति में बदलाव के लिए जिन आमूलचूल सोच और व्यवस्था को परिवर्तित करना, उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। विजय जी, आप इस बात का भी जिक्र कर रहे थे और हमने देखा मन की बात में आज भी प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का जिक्र किया, लेकिन जब प्रधानमंत्री खेल के लिए वोकल होकर बात करते हैं तो लोकल टैलेंट को भी ग्लोबल होने का मौका मिलता है। और ये हमने तमाम खेलों में देखा है कि हमारा कैसा गांव स्तर का जो टैलेंट है दुनिया के पटल पे भारत के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा रहा है। ये भी शायद एक बदलाव के वाहक के तौर पर ये बहुत बड़ा बदलाव है। आप सोचिए, इसको एक और लाइन से जोड़िए कि प्रधानमंत्री ने आबादी को डिविडेंड कहा। अभी तक हम बढ़ती आबादी को लेकर ही रोते रहे थे देश में, प्रधानमंत्री उसको एक डिविडेंड के तौर पर देख रहे हैं, मानव शक्ति के तौर पर देख रहे हैं। और जो लोकल लेवल पर उन्होंने हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्समैन है, उनकी ताकत को ढूंढा और उस ताकत को आगे बढ़ने का मौका दिया। जैसे आप कह रहे हैं ग्लोबल हुआ, वो हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स में आ रहे हैं। उससे क्या हुआ कि तमाम देश की जो बहुत सारी टैलेंट थी वो बाहर निकल कर आई है, अलग अलग इलाकों से आई है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, साउथ का इलाका हो, पिछड़े इलाके हों, आदिवासी इलाके हों, ऐसी टैलेंट थी जिनमें बहुत सारा काम था और उसको मदद की प्रधानमंत्री के नीतियों ने, योजनाओं ने। उससे ये फायदा हुआ कि हम, और उसी वजह से ये जो इवेंट्स में हमारे को सम्मान मिल रहा है, मेडल्स मिल रहे हैं, वो सारा तभी हुआ है क्योंकि अलग अलग जगहों से। अभी तक था कि बहुत हम सेलेक्टिव हुआ करते थे, हम पहचानते थे हाँ आर्येंद्र जी बड़े लोग हैं तो आर्येंद्र जी को भी भेजना चाहिए, पेरिस भी भेजना चाहिए, टोक्यो भी भेजना चाहिए, चाहे उनका परफॉर्मेंस कुछ भी रहा। अब पिछड़े लोगों को भी मौका मिल रहा है और वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिए, उसमें से प्रधानमंत्री का कोई रिश्तेदार नहीं है। बिल्कुल, और ये सच बात है कि किस प्रकार से खेल संस्कृति से लेकर देश में व्यवस्था को जमीन स्तर तक परिवर्तन करने में जो काम किए हैं, मन की बात से उसका एक विस्तार ही मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। टेस्टी राजमा बनाना नहीं आता। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का।
इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी, दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद अगली खबर पश्चिम बंगाल से। सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक वीडियो जिसे सोशल मीडिया पर बाकपा सहित भाजपा के नेताओं ने साझा किया, जिसमें स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि सरेआम एक दबंग व्यक्ति महिला को निर्ममता से बंगाल में पीट रहा है। वीडियो उत्तरी दिनाजपुर का बताया जा रहा है। लोगों ने दावा किया है कि यह वीडियो में जो आरोपित है वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है और उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस शासन का इकबाल ही नहीं बचा हुआ है। व्यक्ति का नाम तजीमुल बताया जा रहा है। वो अपनी तथाकथित सभाएं लगाता है और इसी तरह से तालिबानी व्यवस्था को बढ़ावा देता है। वह चोपड़ा से टीएमसी विधायक हमीदुर रहमान का करीबी सहयोगी भी बताया जा रहा है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने घटना का वीडियो साझा करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन का यह घिनौना चेहरा है। वीडियो में जो व्यक्ति एक महिला को बेरहमी से पीट रहा है उसका नाम तजीमुल है, जो इलाके में जेसीबी के नाम से मशहूर है। वह अपनी इंसाफ सभा के जरिए त्वरित न्याय देने के लिए मशहूर है और चोपड़ा विधायक हमीदुर रहमान का करीबी सहयोगी है। अमित मालवीय ने लिखा है कि भारत को टीएमसी द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल में शरिया अदालतों की वास्तविकता से अवगत होना चाहिए। हर गांव में एक संदेश खाली है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के लिए अभिशाप हैं और बंगाल में कानून और व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। क्या ममता बनर्जी इस राक्षस के खिलाफ कार्रवाई करेंगी या शेख शाहजहां की तरह उसका बचाव करेंगी? वहीं पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें, महिलाओं के साथ अभद्रता की खबरें, चुनावी हिंसा की खबरें लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर बंगाल की सरकार और पुलिस कर क्या रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो खुद एक सशक्त महिला है, लेकिन उनके शासन में ही संदेश खाली में तृणमूल विधायक की करतूतें बाहर आती हैं। चुनाव बाद कूच बिहार में एक महिला के साथ अभद्रता और दुष्कर्म हो जाता है। ऐसे में पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश का भद्र समाज शर्मसार हो जाता है। इस बीच कूच बिहार की घटना पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि महिलाओं पर हमला, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, ये पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। कोई भी महिला हो, चाहे आदिवासी हो, आदिवासी ना हो, बंगाल में महिला पर अत्याचार किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सिर्फ बंगाल में नहीं, हिंदुस्तान में कई जगह महिला पर अत्याचार किसी हालत में कोई समर्थन नहीं दे पाएंगे। बंगाल में क्यों ऐसा हो रहे हैं? चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के नतीजा निकल चुके हैं, सत्तारूढ़ पार्टी की बहुत सारे सीट में जीत हासिल चुके हैं। फिर किसके खिलाफ ये प्रतिहिंसा बरतने की जरूरत होती है? बंगाल की जो सत्तारूढ़ पार्टी हो, उनकी सरकार को इस मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए। और बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक सरकार और कांग्रेस पार्टी में मचे सियासी घमासान पर केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया की मंशा डीके शिवकुमार के कद को छोटा करने की है, इसलिए दो उप मुख्यमंत्री की बात अलग अलग मंचों से सामने आ रही है। I am not telling he himself is behind that. He is the person who is getting done through his followers all these things. It is not allegation. It is a fact. It is a matter of fact. DCM DK Shivakumar, it has been well planned by Mr. Siddaramaiah. It is a internal fight between both of them, and by that total administration has been collapsed, and law and order situation, corruption, everything is happening in a big way. डिप्टी सीएम की मांग के बीच प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान नहीं देने को कहा है। साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे डाली है। वहीं इस पूरे शह-मात के खेल के बीच दोनों ही नेता शनिवार शाम दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की है।
दरअसल मुक्कालिंगा स्वामी द्वारा डीके शिव कुमार को सीएम पद देने की मांग की गई। वहीं लिंगायत स्वामी भी मांग कर रहे हैं कि लिंगायत को सीएम पद दिया जाए। तो एक एडिगा समुदाय के स्वामी ने कांग्रेस नेता वीके हरिप्रसाद को सीएम बनाने की मांग कर डाली है, जिसके बाद से ये पूरी कांग्रेस की अंतर्कलह जो कि कर्नाटक में दिखाई पड़ रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हमीरपुर से भाजपा के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठी गारंटियों से प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है। वहीं कांग्रेस ने 18 महीने की सरकार के कार्यकाल में प्रदेश पर 25,000 करोड़ रुपए के कर्ज को बढ़ा दिया है। आज की 1.5 साल की उपलब्धियां क्या, प्रदेश के लिए क्या किया है, हमीरपुर के लिए क्या किया, उनके भाषणों में कुछ नहीं आता कि उन्होंने क्या किया। फिर दूसरा आता है कि जो गारंटियां कांग्रेस ने दी थी उनमें से पूरी कितनी की, तो कोई गारंटी कांग्रेस ने पूरी नहीं की, ये भी सामने आता है। तीसरा आता है कि भविष्य के लिए वो क्या करेंगे। अब भविष्य के लिए उनके पास पैसा ही नहीं तो करेंगे क्या। जिन्होंने 18 महीनों में 25,000 करोड़ का ऋण ले लिया हो, वो अगले 3.5 साल में भी ऋण ही लेंगे, कर्जा ही लेंगे। 1 जुलाई यानी कल से देश में कानून की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। अभी तक अंग्रेजों के समय की आईपीसी के अलावा सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की व्यवस्था चली आ रही थी, लेकिन कल से होने वाले किसी भी अपराध पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता लागू होगी। सरकार की मंशा छोटे कानूनों के माध्यम से आम लोगों को समय सीमा के अंदर न्याय उपलब्ध कराने की है। नई व्यवस्था को लेकर राज्य सरकारों की भी तैयारी पूरी नजर आ रही है। गुलाम मानसिकता से छुटकारा पाने की नीति और नियत का संकल्प 1 जुलाई से सिद्धि में बदलने जा रहा है और ऐसा देश में नए कानून लागू होते ही दिखाई देने लगेगा। ये 3 नए कानून वर्तमान में लागू ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले लेंगे। इन कानूनों के नाम हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नए कानूनों में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को फांसी की सजा दी जा सकेगी। नाबालिग के साथ गैंगरेप को नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है। राजद्रोह अब अपराध नहीं माना जाएगा। नए कानून में मॉब लिंचिंग के दोषियों को भी सजा दिलाने का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि जब 5 या उससे ज्यादा लोग जाति या समुदाय के आधार पर किसी की हत्या करते हैं तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। भारतीय न्याय संहिता 163 साल पुराने आईपीसी की जगह लेने वाला है। अगर किसी ने शादी का धोखा देकर यौन संबंध बनाए तो उसे 10 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। नौकरी या अपनी पहचान छिपाकर शादी के लिए धोखा देने पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। अब संगठित अपराध जैसे अपहरण, डकैती, गाड़ी की चोरी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, आर्थिक अपराध, साइबर क्राइम के लिए कड़ी सजा दी जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कामों पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता आतंकवादी कृत्य को ऐसी किसी भी गतिविधि के रूप में परिभाषित करता है जो लोगों के बीच आतंक पैदा करने के इरादे से भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालती है। पहले से चले आ रहे सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू किया जाएगा। इसके जरिए प्रक्रियात्मक कानून में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। इसमें एक अहम प्रावधान विचाराधीन कैदियों के लिए है। अगर किसी को पहली बार अपराधी माना गया तो वो अपने अपराध की अधिकतम सजा का 1/3 पूरा करने के बाद जमानत हासिल कर सकता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को अपराध वाली जगह से सबूतों को इकट्ठा और रिकॉर्ड करना होगा। अगर किसी राज्य में फॉरेंसिक सुविधा का अभाव है तो वो दूसरे राज्य में इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाला है। इसमें काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। नया कानून इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर नियमों को विस्तार से बताता है। जेल में जाते जाते कई बार 1 दिन लग जाता है, कई 2 दिन लग जाता है। अब जब साहब आप बैठे बैठे वो ई प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे, ई कोर्ट प्लेटफॉर्म पे,
तो वो ई प्रिजन प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगा। तो जैसे ही ऑर्डर पास होगा छूट जाएगा। ई फॉरेंसिक प्लेटफॉर्म, ई प्रोसिक्यूशन प्लेटफॉर्म, ई कोर्ट, और ये सारे सिस्टम को हम कह रहे हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। 3 नए आपराधिक कानून को लागू किए जाने से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे इन कानूनों को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण तथा जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय कतर दौरे पर हैं। उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात कर खुशी जताई है। इस दौरान राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति से जुड़े द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा भी की है। साथ ही क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा है कि वो भारत कतर संबंधों को आगे बढ़ाने और आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के लिए तत्पर है। बात मौसम के मिजाज की। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून सक्रिय हो चुका है। रविवार को भी गुजरात के कई हिस्सों, कर्नाटक के कलबुर्गी और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में देश के बाकी बचे हिस्सों में भी मानसून सक्रिय हो जाएगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने से प्रचंड गर्मी से अब लोगों को धीरे धीरे राहत मिलने लगी है। मौसम में आए इस बदलाव से राजधानी दिल्ली के तापमान में भी गिरावट आई, लेकिन बढ़ती उमस से लोग बेहाल हैं। वहीं गुजरात के महसाणा, सूरत, वलसाड और बोटाद में भारी बारिश से 2 से 3 फीट तक जल भराव हो गया है। लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद पेड़ गिरने से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। लोगों को अपने धंधे पर जाने के लिए दिक्कत हो रही है। पूरा पानी भर गया है तो गाड़ी भी नहीं चल रही है, ऐसी दिक्कतें हो रही है। घर से निकल नहीं पाते, गाड़ी तो बाहर ही नहीं जा रही है, 4 व्हील 2 व्हील, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी भारी बारिश हुई और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अमृतसर में हुई भारी बारिश से हेरिटेज स्ट्रीट पानी में डूब गई। वहीं असम में पिछले कुछ दिनों से सुधर रही बाढ़ की स्थिति फिर बिगड़ गई है। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, तो राज्य में बाढ़ पीड़ितों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड में भूस्खलन के कारण DC हिल वेस्ट में 3 घर तबाह हो गए। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को तत्काल हर संभव सहायता प्रदान की है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश में अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में भी हर जगह हल्की सी भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में देश के बाकी बचे हिस्सों में भी मानसून सक्रिय हो जाएगा। We have given red alerts for extremely heavy rainfall only for northeastern states, then some Himalayan Westphal Sikkims. And if you talk about the northwest India, we may experience heavy to very heavy, majorly. Somewhere you can say even heavy 6.5 centimeter over Punjab, even NCR also, if you talk about Delhi NCR. Consecutive for next 3 days, it may be isolated heavy rainfall may occur between 6.5 centimeter to 12 centimeter. And another part of Haryana, we may experience very heavy between 12 to 20 centimeter over Haryana, Uttar Pradesh, then even Bihar. That regions we may expect very heavy rainfall.
वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के करीब गांधी सरोवर में हिमस्खलन की घटना सामने आई। रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के मुताबिक चोराबाड़ी ग्लेशियर में हिमस्खलन से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और केदारनाथ सहित पूरा क्षेत्र सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जम्मू कश्मीर में हर वर्ष होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा आज एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी तरह के ज़रूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। पहलगांव से तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। खबर भी ये भी मिली है कि तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक कार रविवार को पहलगांव के पास चंदनबाड़ी में एक हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हर 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 महादेव, बम बम भोले, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। इन जयकारों के साथ अमरनाथ यात्रा रविवार को भी जारी रही। बालटाल और पहलगाम कैंप से रवाना होने वाले तीर्थयात्रियों में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच 13,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री श्री अमरनाथ की यात्रा के लिए प्रतिदिन मंदिरों के शहर जम्मू पहुंच रहे हैं, जहां जिला प्रशासन कठुआ ने जम्मू कश्मीर के एंट्री पॉइंट पर लखनपुर में अमरनाथ यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पंथा चौक यात्री निवास का निरीक्षण किया। इस बीच 6,619 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से रविवार सुबह कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। सुविधाएं बहुत अच्छी है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे मतलब CRPF है और भी जितने भी यहाँ पे कैंप वगैरह लगे हुए हैं, सुविधाएं बहुत अच्छी है यहाँ पे। हमारा भोलेनाथ से मन लगता है, इसीलिए मैं 5वीं बार आए हैं। श्राइन बोर्ड की जो सारी जितने भी टेंट कैंप लगे, जो हमारी सेवा में लगे हैं तत्पर, बहुत अच्छी तरह खूबसूरत से हमारी सेवा करते हैं, हर तरह की सुविधा मिलती है। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा के रास्ते के साथ ही दोनों आधार शिविरों और गुफा मंदिरों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने 3 जुलाई से अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का भी फैसला किया है। पहलगाम से तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इस पहल का उद्देश्य उन तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान करना है जो पैदल या टट्टुओं के जरिए यात्रा करने में असमर्थ हैं। इस पहल से तीर्थयात्री काफी खुश हैं। इस साल जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने पहले से यहाँ की जो हेलीपैड की सर्विस है उसको स्टार्ट किया है। इस साल जो हेलीपैड सर्विस रखी गई है, जो
एज्ड और इन्फर्म्स के लिए वो एक बड़ा सराहनीय कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। इस साल 52 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी, जो 19 अगस्त को रक्षाबंधन या श्रावण पूर्णिमा के त्योहार के साथ संपन्न होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विशेष रूप से स्कूली बच्चों को ड्रग्स और मादक पदार्थों के सेवन से बचाने के लिए समीक्षा सह परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बच्चों को नशे से संरक्षण और स्कूलों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक के लिए निगरानी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से निर्मित प्रहरी पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने नशे के विरुद्ध राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और के स्वापक नियंत्रक ब्यूरो की संयुक्त कार्य योजना के अपने अपने जिलों में सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए देश भर के 30 जिलाधिकारियों को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 2047 का भारत हम विकसित भारत बनाएंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति का सबसे बड़ा अवयव हमारे देश की युवा पीढ़ी। अब युवा पीढ़ी हमारी बची रहे, स्वस्थ रहे, वह पवित्र मानसिकताओं के साथ परिवार, समाज और देश को समझे और उस आचरण के साथ काम करें, यह हम सबकी बड़ी जिम्मेवारी है। नस्ली दवाओं का दुरुपयोग हमारे समाज की नींव को नुकसान पहुंचाता है। इसको अगर हम संभाल नहीं पाए तो शायद हम इस देश को बहुत नुकसान की ओर ले जाएंगे। इसलिए मोदी सरकार का संकल्प है कि हम भारत को नशा मुक्त बनाएंगे। कार्यक्रम में सम्मानित बिहार के भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि बच्चे देश के कर्णधार हैं, इसलिए उन्हें नशे की लत से बचाना बहुत ज़रूरी है। एक युद्ध नशे के विरुद्ध जो स्लोगन है कमीशन का, ये वाकई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं, आप देख रहे हो कि उनकी आदतें नशा के तरफ काफ़ी संख्या में बढ़ रही है और हमें इसको रोकना पड़ेगा। बच्चे ही देश के कर्णधार हैं और बच्चों को हम नशा से जितना विमुख करें उतना उनके लिए बेहतर होगा। हमारे अधिकारियों ने, सभी कर्मियों ने इसमें काफ़ी मेहनत किया है। मैं यहाँ से अपने समस्त अधिकारियों को, साथ ही समस्त पुलिस बलों को, पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन सभी के मेहनत का ही परिणाम है कि बिहार से भागलपुर जिला के जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया है। और खबर खेल के मैदान से जुड़ी हुई रविंद्र जडेजा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट X पर जडेजा के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए लिखा, प्रिय रविंद्र जडेजा, आपने एक ऑलराउंडर के रूप में असाधारण प्रदर्शन किया है। क्रिकेट प्रेमी आपके स्टाइलिश स्ट्रोक प्ले, स्पिन और शानदार फील्डिंग की सराहना करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में T20 में आपने शानदार प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। आपके आगे के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने T20 विश्व विजेता टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की बतौर इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मुझे ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की विजेता टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए की इनामी राशि घोषित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। टीम ने असाधारण प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और खेल भावना का पूरे टूर्नामेंट में प्रदर्शन किया है। सभी खिलाड़ियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ को इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेड़ा जिला मध्यस्थ सहकारी बैंक लिमिटेड नाडियाद की 76वीं वार्षिक बैठक को संबोधित किया। बैठक के बाद अमित शाह ने बैंक के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। 1984 बैच के IAS अधिकारी रहे अजय कुमार भल्ला को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान में अजय कुमार भल्ला केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राजधानी दिल्ली में AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। संसद में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जय फिलिस्तीन के नारे लगाने के बाद से ही ओवैसी देश भर में विरोध का सामना कर रही हैं। कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 109वें स्थापना दिवस समारोह को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पंबन रेलवे पुल का निर्माण आखिरी चरण में है। पुल के दोनों तरफ से 1.6 किलोमीटर के कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। वहीं शेष बचे 500 मीटर के काम को तेजी से किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने बारिश की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों के लिए मुआवजा का ऐलान किया है। जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। NIA ने रविवार को रियासी आतंकी हमले के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकवादियों और OGW के बीच संबंधों को दर्शाने वाली कई वस्तुएं जब्त की गयीं। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में पिछले 20 सालों से बंद 24 स्कूलों को दोबारा खोला गया है। इसके साथ ही इन इलाकों में 32 नए स्कूलों की भी शुरुआत की गई है। 1988 बैच के सीनियर अफसर मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण विकास देख रहा है। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने, गुणवत्ता को सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यक्ति के निजी व्यय को कम करने के अनेक उपाय किए गए हैं। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व कार्यों में से एक है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रक्त रोग है जिसके लिए आजीवन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति को जीवन भर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों में मृत्यु दर बढ़ने का सिकल सेल रोग भी एक प्रमुख कारण है। सिकल सेल के रोगी 2 प्रकार के होते हैं, सिकल सेल वाहक और सिकल सेल रोगी। सिकल सेल वाहक में गंभीर लक्षण नहीं होते, पर यह विकार को अगली पीढ़ी में बढ़ाते हैं। सिकल सेल रोग गंभीर विषय है तथा इससे आदिवासी बाहुल्य